मुस्लिम लॉ के लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि इस्लाम रिलीजन की ओरिजिन क्या है और उसका बैकग्राउंड क्या है। और हमने ये देखा था कि इस्लाम ओरिजिन की जो बर्थ कंट्री है वो क्या है, वो अरेबिया है। ओके, तो आज हम ये देखेंगे कि व्हाट मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। हे एवरीबody, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड नाउ इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी आर गोइंग टू मोर कंसर्न विद द मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ एंड नेचर ऑफ मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ जानने से पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी होगा कि विमेंस की कंडीशन क्या थी, कब, जब प्री इस्लामिक अरेबियन सोसाइटी में, और जब इस्लाम फोर्स में आया था, एग्जिस्टेंस में आया था तब। ओके, तो देखिए, जो प्री इस्लामिक अरेबियन सोसाइटी में जो वुमेन्स की कंडीशन थी वो बहुत ही अच्छी नहीं थी, बल्कि उनको स्लेव्स की तरह ट्रीट करते थे और सोसाइटी में उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, उनका एग्जिस्टेंस नहीं था। और इसी तरीके से जो कस्टमरी लॉज थे सारे, वो सारे मेल्स के फेवर में थे, विमेंस के फेवर में कुछ भी नहीं थे। न विमेंस को किसी चीज़ के राइट्स नहीं थे, उनके प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं थे, बल्कि खुद विमेंस को एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाता था और उनके डिसीजंस पे उनका कोई हक नहीं होता था। और जो ऑब्जेक्ट था मैरिज का वो था कि इन्जॉयमेंट ऑफ सेक्स एंड प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रेन। और लिमिटलेस पॉलीगेमी प्रिवेल करती थी। लिमिटलेस पॉलीगेमी का मतलब ये हुआ, पॉलीगेमी का मतलब ही हुआ कि एक हस्बैंड एक से ज़्यादा वाइफ्स रख सकता है एट द सेम टाइम। ओके, और लिमिटलेस मतलब कि उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, आप कितने भी वाइफ रख सकते थे उस टाइम। और अगर अगर मैं कहूँ कि एक फीमेल कई सारे हस्बैंड रख सकते हैं एक टाइम, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे पॉली एंड्री। ओके, और उस टाइम पर बहुत सारे मैरिजेस, बहुत टाइप्स ऑफ मैरिजेस थी, जिसमें कि प्रोस्टिट्यूशन भी था। ठीक है, और यहाँ तक कि फादर अपनी डॉटर को भी सोल्ड करते थे, हस्बैंड को बेच देते थे। और वाइफ की मैट्रिमोनियल स्टेटस की कोई सर्टेनिटी नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ कि हस्बैंड कभी भी चाहे तो वो अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे सकता था। हालांकि डाइवोर्स कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन वो कभी भी वाइफ को छोड़ सकता था। इस तरीके से वाइफ जो थी वो, उनकी कोई सोशल लाइफ नहीं थी, सोशल आइडेंटिटी नहीं थी, बल्कि उनको एक खुद ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते थे और वैसे ही रखते थे। और जब इस्लाम फोर्स में आया तब क्या हुआ, जब इस्लाम फोर्स में आया उस टाइम विमेन को कुछ सोशल स्टेटस मिला, उनको एक डिग्निफाइड मेंबर की तरह ट्रीट किया गया और एक डेफिनेट फॉर्म ऑफ मैरिज को प्रेस्क्राइब किया गया, जिसको हम निकाह कहते हैं। निकाह हम समझ रहे हैं, निकाह किसमें होता है, मुस्लिम लॉ में। ओके, तो और उस नॉट ओनली मैट्रिमोनियल कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो अ सोशल इंस्टीट्यूशन। देखिए, हमने हिंदू लॉ में पढ़ा था कि मैरिजेस को एक सैक्रामेंट मानते हैं और इन द मॉडर्न टाइम्स दे कैन ऑल्सो कंसीडर एज अ सैक्रामेंट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। ओके, और मुस्लिम लॉ में क्या होता है, जो मेनली मैरिज होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो उस टाइम जब इस्लाम फोर्स में आया तो उसको एक सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह देखा जाने लगा था। और जब एक डेफिनेट फॉर्म आया मैरिज का, जो कि निकाह था, तो निकाह का मतलब ही होता है टू टाई अप टुगेदर। और निकाह क्या करता है, निकाह इंश्योर करता है कि मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप है वो स्टेबल रहे, वो बना रहे। ठीक है, तो जब वो बना रहेगा तो वाइफ को थोड़ी सी मैट्रिमोनियल स्टेटस मिलेगी। ठीक है, और ये प्रोहिबिट करता था लिमिटलेस पॉलीगेमी को प्रोहिबिट करता था, पॉलीगेमी को नहीं। पॉलीगेमी मतलब यहाँ पे एक साथ 4 शादियाँ कर सकते थे हस्बैंड, 4 मैरिज कर सकते थे। ओके, और जो प्रॉफिट थे उन्होंने डिक्लेयर किया था कि मैरिज में जब निकाह हो रहा है, मैरिज हो रही है, तो हस्बैंड को अपनी वाइफ को कुछ पे करना होगा या फिर प्रॉमिस करना होगा पे करने के लिए एज अ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स हर। अब हमारा टॉपिक क्या है, नेचर ऑफ मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। तो हमें ये देख के पता चल गया कि पहला नेचर है पॉलीगेमस नेचर हुआ। ठीक है, पॉलीगेमस नेचर मतलब कि एक हस्बैंड एक बार में 4 शादियां कर सकता है।
एट द सेम टाइम। तो हस्बैंड मुस्लिम लॉ में हस्बैंड अलाउ है कि वो एक साथ 4 वाइफ्स रख सकता है एट द टाइम, और वो लीगली परमिशेबल भी है। तो जब हम ये देखते हैं तो इसके पीछे कुछ रीज़न भी तो रहा होगा ना। तो लेकिन आज आज क्या है कि आज रीज़न हम नहीं देखते हैं। आज जिसको दूसरी शादी करना है तो उसका इतना मिसयूज हो गया है कि वो पहले कन्वर्ट हो जाता है इस्लाम धर्म में, देन he or she and performs in the second or third मैरिज। ओके। तो रीज़न उस टाइम ये था कि उस टाइम की जो सोशल नीड थी उस टाइम की, वो अलाउ कर रही थी लिमिटेड पॉलीगेमी को, क्योंकि मेंस की जो संख्या थी, नंबर थे, वो कम होते जा रहे थे। वुमेन्स तो थी ही ज़्यादा, तो उनको फीड करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए एक साथ 4 शादियों को अलाउ कर दिया गया था। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर आप एक मेल है वो अगर 4 वाइफ्स को इक्वली ट्रीट नहीं कर सकता और उनको शेल्टर नहीं दे सकता, उनकी डे टू डे लाइफ में जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा नहीं कर सकता, तो वो 4 शादियाँ नहीं कर सकता है। ओके। लेकिन देखिए एक पॉइंट यहाँ ये भी है कि अगर कोई मुस्लिम हस्बैंड अगर वो गवर्नमेंट जॉब में है तो लॉ उसको परमिट नहीं करेगा दूसरी शादी करने के लिए, भले ही वो मुस्लिम ही क्यों ना हो। ठीक है, इसका मतलब वो मोनोगैमी ही कर सकता है, एक ही शादी कर सकता है। तो देखिए हमारे यहाँ कुरान कहता है कि मैरी ऑफ ए विमेन हु सीम गुड टू यू 2 और 3 और 4 इफ़ यू फेयर दैट यू कैन नॉट डू जस्टिस दैट इज ट्रीट इक्वली टू सो मेनी दैन ओनली वन। मतलब अगर आप एक साथ 3 या 4 4 वाइफ को इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते, उनके खर्चे नहीं चला सकते, देन आपको सिर्फ एक ही शादी करनी होगी, कि कुरान कहता है। और कुरान जो है, हमने देखा था कि कुरान क्या है, प्रॉफिट मोहम्मद जो रिवील किए, जो कि उनको गैब्रियल एंजल से मिला, उनको बाद में कंपाइल करके कुरान बनाया गया। तो कुरान 4 पॉलीगैमी के फेवर में नहीं है, बल्कि वो ये फेवर करता है कि सिर्फ एक शादी हो। ठीक है। और मोताजिला स्कूल्स के बारे में हमने देखा था, तो मोताजिला में ऑलरेडी स्ट्रिक्ट मोनोगैमी बोला गया है। तो इसी के साथ हमारा सेकंड है कि मुस्लिम मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। हमने देखा था हिंदू लॉ में कि मैरिज जो है वो सैक्रामेंटल होते हैं, सैक्रामेंट है एक तरीके से। और लेकिन मॉडर्न टाइम्स में हम ये भी कह सकते हैं, जब डाइवोर्स आ गया एग्जिस्टेंस में, तो इट मीन्स कि वो कॉन्ट्रैक्ट का रूप भी ले सकता है। ओके। और मुस्लिम मैरिज में ज़्यादातर जो ज़्यादा वेटेज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे है। मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके। तो मुस्लिम मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, इट्स लीगल नेचर इज़ कॉन्ट्रैक्चुअल। और ये क्या है, इट इज़ अगेंस्ट सैक्रामेंटल नेचर ऑफ हिंदू मैरिज। और बिसाइड बीइंग अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ ऑल्सो सोशल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। ठीक है। जब इस्लाम एग्जिस्टेंस में आया तो हमने देखा कि शादी को एक सोशल इंस्टीट्यूशन के रूप में देखा जाने लगा। अब इसमें देखिए हमारा लीगल एस्पेक्ट है कि जस्टिस मोहम्मद थे एक, उन्होंने डिफ़ाइन किया। देखिए जस्टिस मोहम्मद ने मुस्लिम मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट माना, यानी सिविल कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखा। ऐसा क्यों? बिकॉज कि इसमें कुछ रिलीजियस फॉर्मेलिटी, मतलब कुछ भी रिलीजियस फॉर्मेलिटी रिक्वायर्ड नहीं होते मुस्लिम मैरिज को कंप्लीट करने के लिए। जबकि हमने देखा था कि हिंदू लॉ में मुस्लिम मैरिजेस को कंप्लीट करने के लिए सेरेमनीज रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे सप्तापदी, ओके, कन्यादान। लेकिन मुस्लिम लॉ में ऐसा नहीं है। मुस्लिम लॉ में बिना सेरेमनी के भी मैरिज जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम देखते हैं लीगल एस्पेक्ट इसके। जब हम लीगल एस्पेक्ट की बात करेंगे तो मुस्लिम मैरिज को एज अ कंसीडर किया जाता है एज अ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मैरिज में जितने भी एलिमेंट्स हैं और मैनर, मतलब मैरिज जिस तरीके से होता है और उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो कंप्लीट कैसे होते हैं, मतलब वो कंप्लीट होते हैं एज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट की तरह। जब हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट में जो क्या क्या एसेंशियल्स हैं वो किस किस मैनर में कंप्लीट हुए। सेम उसी प्रोसीजर से, उसी तरीके से, उसी एसेंशियल से हम देखेंगे कि मुस्लिम लॉ में मैरिजेस भी ऐसे ही कंप्लीट होते हैं, परफॉर्म होते हैं।
तो देख लेते हैं फैक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज। ठीक है, तो हम कैसे क्या बोल सकते हैं, किस तरीके से बोल सकते हैं कि मुस्लिम मैरिज जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो जैसे पहले कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि द पार्टीज टू मैरिज मस्ट बी कॉम्पिटेंट, जो द पार्टीज टू मैरिज मस्ट बी कॉम्पिटेंट। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि कॉम्पिटेंट पार्टी होनी चाहिए किसी कॉन्ट्रैक्ट को किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ओके, इसी तरीके से मुस्लिम मैरिज में भी पार्टीज़ जो है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। और द मैरिज इज़ नॉट कंप्लीट विदाउट आफ्टर एक्सेप्टेंस एंड फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज और ऑफ दिस गार्जियंस। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट में हम ये देखेंगे कि जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है तो वो उसमें एक ऑफ़र रहता है, एक्सेप्टेंस रहता है और साथ ही साथ फ्री कंसेंट भी होती है पार्टीज़ की या फिर गार्जियन की। ठीक है, ऑफ़र होता है मतलब कि मैं ये करना चाहता हूँ, ऑफ़र एक्सप्रेस करेंगे तभी तो एक्सेप्टेंस मिलेगी। अगर उस पर एक्सेप्टेंस मिल गई और अगर वो फ्री कंसेंट है पार्टीज़ की, देन उसको कॉन्ट्रैक्ट मान लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है। तो सेम इसी तरीके से मैरिज में भी है इन मुस्लिम लॉ। और देखिए सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, जो टर्म होता है द टर्म ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट विद इन लीगल लिमिट्स में बी सेटल बाय पार्टीज। जो टर्म होते हैं मैरिज के वो लीगल लिमिट्स के अंदर ही होते हैं और उनको पार्टी सेटल कर सकती है। देयर आर प्रोविजंस फॉर रिस्पेक्टिव राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ ऑन डाइवोर्स। जहाँ जैसे हम जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट में जब वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफ़िल हो जाते हैं या फिर इनकम्प्लीट होते हैं तो ब्रीच हो जाता है, तो उसमें पार्टीज़ के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं जो कि कंप्लीट करने होते हैं। तो अगर इसी तरीके से अगर डाइवोर्स हो जाता है ओके हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो भी दोनों पार्टीज़ के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं, राइट्स होते हैं एक टुवर्ड्स ईच अदर, जिसको कि फुलफ़िल करना ज़रूरी होता है। तो कुछ इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मुस्लिम मैरिज है वो उसका जो अपीयरेंस है और फिर वो किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट की तरह है। ठीक है, अब देखिए हमारे इसी में नेक्स्ट है सोशल एस्पेक्ट। तो निकाह क्या है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो एक डेफिनेट और डिग्निफाइड स्टेटस देता है एक वीमेन को। ठीक है, और मुस्लिम मैरिज इज़ नॉट ओनली अ कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो अ सोशल इंस्टीट्यूशन, ये तो हम देखते ही आ रहे हैं। तो इसमें हम पहला ये पढ़ेंगे कि अच्छा आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं कि हम हिंदू लॉ में देखते हैं, हिंदू मैरिजेस में देखते हैं कि जो डॉवर है, डॉवरी सिस्टम मीन्स डॉवर, वो लड़की के घर वाले यानी कि ब्राइड्स की तरफ से ब्राइड ग्रूम को दी जाती है। ठीक है, लेकिन जस्ट अपोजिट इसका मुस्लिम मैरिजेस में होता है। मुस्लिम मैरिज में जो डॉवर होती है वो मस्ट दी जाती है या फिर प्रॉमिस की जाती है देने को, किसकी तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, किसको, वाइफ को, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स हर। मतलब वह हस्बैंड देते हैं, पे करते हैं या प्रॉमिस करते हैं पे करने को डॉवर अपनी वाइफ्स को शादी के टाइम। ठीक है, और देखिए जो हमारे ये पहला पॉइंट दिख रहा है इसमें कॉन्ट्रैक्ट से कुछ अलग चीज़ बताई गई है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस बताया गया कि कॉन्ट्रैक्ट और मैरिज में। ठीक है, अंडर मुस्लिम लॉ। तो जब भी मुस्लिम मैरिज होता है तो डॉवर प्रॉमिस की जाती है देने को, लेकिन जब भी हमारा सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वहाँ पर देयर इज़ नो लाइबिलिटी टू पे कंसिडरेशन इफ़, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड नहीं है तो। लेकिन यही चीज़ अगर मुस्लिम मैरिज में है कि अगर वहाँ पे भी डावर का अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं है, देन जो लॉ है वो ये कहती है कि कुछ ना कुछ आपको समथिंग मस्ट बी पेड बाय द हस्बैंड टू वो वाइफ। ओके, और इसी में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज़ लिमिटेड पॉलीगेमी अंडर मुस्लिम लॉ बट इन सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स वन में इंटर इनटू मेनी कॉन्ट्रैक्ट एट अ टाइम एज ही लाइक्स। ठीक है, अब हम जान गए कि मुस्लिम लॉ में जो पॉलीगेमी है उसको लिमिटेड कर दी गई यानी 4 वाइफ्स तक, लेकिन जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट है इसमें कोई लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसमें एक टाइम में एक व्यक्ति कितने भी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं जितना वो चाहे। और इसी में नेक्स्ट है हमारा देयर इज़ प्रोहिबिशन इन मैरिज बिटवीन सर्टेन क्लोज रिलेशन बट इन सिविल कॉन्ट्रैक्ट देयर इज़ नो सच प्रोविजंस। तो देखिए
मुस्लिम मैरिज में हम देखेंगे कि कुछ शादियों में मतलब जैसे हमने हिंदू लॉ में पढ़ा था कि कौन कौन से शादी वॉइड होंगी, वॉइडेबल होंगी। तो उसमें वॉइड में था हमारा कि जो सेकंड रिलेशन में होंगी या फिर डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में। तो इसी तरीके से जो मुस्लिम मैरिज है उसमें भी ऐसा ही है कि कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं, क्लोज रिलेशन, जिसमें हम शादी नहीं कर सकते। लेकिन सिविल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं है, इसमें कहीं भी चाहे क्लोज रिलेशन हो चाहे दूर का हो, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है इसमें कि देर आर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस इन विच द मुस्लिम लॉ डज अप्रूव द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिया मुस्लिम इज़ नॉट अलाउड टू मैरी ड्यूरिंग अ रिलीजियस जर्नी, जिसको हम हज कहते हैं। और जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें कोई भी ऐसी प्रोहिबिशन नहीं है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बाय ए पर्सन फॉर अ सेल ऑफ अ वॉच एक्सेट्रा ड्यूरिंग द हज इज़ परफेक्टली वैलिड। इस जो ये सब सेंटेंस हैं इसका मतलब ये हुआ कि मुस्लिम मैरिज में जो मुस्लिम लॉ है वो कुछ टाइप्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज को कुछ सर्कमस्टेंसेस में डिसअप्रूव भी कर सकता है, लेकिन सिविल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सिया मुस्लिम हैं और हज को जा रहे हैं तो वहाँ पे रिलीजियस जर्नी है चूँकि वो, तो वहाँ पे आपको शादी करना अलाउड नहीं है। अच्छा, अब हज क्या है ये हमने भी लास्ट वीडियोस में देखे थे मुस्लिम लॉ के। हज मतलब हजरत जब मक्का से मदीना गए थे प्रॉफेट मोहम्मद, तो उनकी उस यात्रा को, उस जर्नी को हज कहते हैं। ठीक है, जिसको आज भी लोग फॉलो करते हैं और हज के लिए जाते हैं। लेकिन ऐसा सिविल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। हज में लोग परफेक्टली किसी भी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हमारे इसी के साथ लास्ट एस्पेक्ट है रिलीजियस एस्पेक्ट। ओके, इट इज़ अ रिलीजियस ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम टू कॉन्ट्रैक्ट अ मैरिज अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इस्लाम। भाई, जब मुस्लिम ही अकॉर्डिंग रूल इस्लाम रिलीजन से गवर्न हो रहा है तो वो उसी के रूल्स के अकॉर्डिंग शादी करेगा ना। ठीक है, तो अ पर्सन हु रिमेन्स बैचलर विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज डिसओबे द वर्ड ऑफ गॉड। ओके, तो इसमें एक केस है हमारा एनिस बेगम वर्सेस मोहम्मद इस्ताफ़ा। इसमें देखिए, इस केस में चीफ जस्टिस सुलाइमान ने ये पॉइंट आउट किया था कि भले ही मुस्लिम मैरिज जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, लेकिन उसके साथ ही साथ वो एक रिलीजियस सैक्रामेंट भी है। तो इसी के साथ हमारा नेचर ऑफ मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे काइंड्स ऑफ मैरिज के बारे में। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।